आज की क्लास में हम 12th का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता दिया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है दैट सिंपली मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की पढ़ाई हम इसमें करेंगे और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जैसे किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसको हम मास के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहे तो द्रव्यमान। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी दो पार्टिकल्स, चाहे उसका साइज बिल्कुल छोटा हो, नेग्लिजिबल हो, या काफी बड़ा बॉडी हो, कोई भी दो बॉडीज या कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, एक बल लगाते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बल या ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। दो बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही एक और प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण भी बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। यूजुअली फंडामेंटल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये हम ले सकते हैं किसका किसका, ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब चार्जेस की बात करते हैं तो हम बेसिकली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज, ये हम ऐसा कहते हैं। तो ये यूजुअली इनकी प्रॉपर्टीज होती है। और चूंकि एक बॉडी में अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो उसके कारण बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की खास बात क्या है? फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव, दोनों ही हो सकता है। आकर्षण उनमें पॉसिबल है, या एक दूसरे को वो रिपेल करें, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर की ओर ढकेलें। द फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। मास के कारण जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल होता है, और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है चार्ज के कारण, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों ही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इसको हम दो टाइप्स में बांटते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव और वन नेगेटिव। जो भी चार्ज है उसको हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनमें क्या डिफरेंस है, या किसी बॉडी को हम कब कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, कब कहते हैं कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर बॉडी प्रोटॉन लेता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के चार्ज को पॉजिटिव माना गया और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को नेगेटिव। लेकिन याद रखेंगे कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है
जो कोई भी चार्ज जो अपीयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। बॉडी पर चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो यदि किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि उसने या उस बॉडी ने या उसके अंदर जितने एटम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रिजेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ उनमें। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो तो वैसे बॉडीज पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। When a body loses electrons, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, वस्तु से बाहर कैसे निकलता है? कोई भी वस्तु मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स की बनी होती है। अब ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनका खुद का कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर मात्रा में होते हैं। अगर एक एटम से हम किसी प्रकार से बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए तो बॉडी पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो एटम आयन में बदल जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर एटम में न्यूक्लियस, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, और उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जब दोनों ही हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकला? ये प्रोटॉन्स क्यों नहीं निकले? उसका साफ कारण यह होता है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के द्वारा आकर्षित होकर पड़े रहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन का चार्ज कोई कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये दोनों आपस में न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण अंदर में स्टेबल रहते हैं, और ये बिल्कुल अंदर है, और जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा इन प्रोटॉन्स को बाहर निकालने में, इन कंपैरिजन टू अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है जो एटम के बिल्कुल बाहरी ऑर्बिट पर है, तो आपको बहुत कम एनर्जी देना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोटॉन निकाले तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा एनर्जी देनी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। आप सिंपली याद रखेंगे, जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। और वैसे ही अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या जैसे कोई एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो एक नेगेटिव आयन में बदल जाता है, तो नेगेटिवली चार्ज हुआ जब अ बॉडी एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी का प्रोटॉन्स के ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से मतलब होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमने देख लिया। इसके बाद चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब इसकी एक क्वांटिटी है, मतलब किसी भी बॉडी पर अगर वो चार्ज है, किसी भी बॉडी पर अगर वो चार्ज है, जो टोटल चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। किसी भी बॉडी पर का टोटल चार्ज प्लस माइनस एनी होता है। अब ये एन जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं। यहां अगर आप प्लस माइनस हटा दे तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट इंटीजर, जीरो मतलब जीरो भी ले सकते हैं। हालांकि जीरो का मतलब होता है टोटल चार्ज अगर जीरो है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं।
या अगर आप यहां पे प्लस माइनस लगा रहे हैं तो n का वैल्यू आप 1 2 3 4 सो ऑन कर सकते हैं। ये जो E है, दिस E इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट अमाउंट, सबसे न्यूनतम वैल्यू चार्ज का जो किसी भी बॉडी के पास हो सकता है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल, इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और ये साइंटिस्ट ने खोजा है या ये कहा है कि ये जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है ये किसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के पास है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल, तो किसी भी बॉडी पर, अब हम जानते हैं बॉडी पर चार्ज आया कैसे, इलेक्ट्रॉन्स को देने से या इलेक्ट्रॉन्स को लेने से। अब ये जो होगा एक संख्या के फॉर्म में ही तो होगा, मतलब एक बॉडी ने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं उसे, अभी मैं लिखूंगा उसे माइनस ही, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर माइनस ही है तो 5 का कितना हो जाएगा, -5 ही। तो जो भी चार्ज आएगा वो एक नंबर के फॉर्म में आएगा। तो टोटल बॉडी पर चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब E के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा, जहां n ये संख्या को दिखाता है, 1 2 3 4 काउंटेबल नंबर्स को ये दिखा रहा है। यहां E का जो वैल्यू है ये आप लोग याद रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही लेंगे, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही लेंगे। एग्जाम्पल जैसे अ बॉडी लूजेस सपोज 50 इलेक्ट्रॉन्स, उस पर पूछा जाएगा टोटल कितना चार्ज हुआ, उस पर टोटल चार्ज कितना। आप सिंपली कहेंगे उसने 50 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उस बॉडी पर जो चार्ज होगा, क्योंकि उसने लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप सिंपली इसमें लिखेंगे +50E। और इसका वैल्यू जानते हैं E का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 80 आ जाएगा, 80 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या फिर हम इसे 8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ये भी बताता है कि अगर रैंडमली कोई भी चार्ज दे दिया जाए, आप उसमें बता सकते हैं कि वाकई ये पॉसिबल है या नहीं, एक बॉडी के पास ऐसा चार्ज हो सकता है या नहीं, ये आपको यहीं से क्लियर होगा। अगर किसी भी बॉडी के पास, जैसे एक बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है, कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहा गया है कि एक बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है, 5 कूलम चार्ज पॉसिबल होता है? तो हम इसको चेक करेंगे। अगर 5 कूलम चार्ज पॉसिबल है, उसके लिए ये तभी होगा अगर ये Ne के फॉर्म में आए। Ne के फॉर्म में आए मतलब E का वैल्यू तो हम जानते हैं, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय E एक इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर आ गया इसका मतलब है कि 5 कूलम पॉसिबल है। तो चेक कर लेते हैं। अगर 5 कूलम को हमने Ne लिखा है तो N का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहां से ये ऊपर 5 इंटू 10 टू द पावर 19 बाय 1.6 होगा। और आप क्लियरली देखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 1.6 और वहां 10 टू द पावर 19 है, ये एक इंटीजर होगा। सीहोर सेंटर आपने कैसे लिखा है कि नॉट पॉसिबल, पूछते हैं सीहोर सेंटर से। बाकी सेंटर्स आप अगर इस पे कमेंट देना चाहें कि आपको लगता है कि नहीं ये एक इंटीजर है या नहीं, बताइए मुझे। सीहोर सेंटर आपको ये कैसे लगा कि 5 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्या लगा आपको? 5 डिवाइडेड है 1.6 तो सर 3 पॉइंट को जाएगा, और सर वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं रहेगी ना वैल्यू। किसने बोल दिया आपको नेचुरल नंबर नहीं आएगा? 10 की पावर 19 है, वो मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1.6 एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। सॉरी सर, देखिए तो 5 बाय 1.6 कीजिएगा, ये ऐसा आया
50 डिवाइडेड बाय 16 पॉइंट में भले ही आए, लेकिन यहाँ 10 की पावर 19 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो आपको एक इंटीजर नहीं मिलेगा और एग्जैक्ट इंटीजर आएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इस तरह के चार्जेस पॉसिबल है। कोई भी चार्ज अगर आपको दिया हो इन जनरल, आपको अगर पूछा जाए क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, आप सिंपली उसको एन के बराबर लिखिए। अगर एक एन, ये एन का वैल्यू एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो आप क्लियरली कहेंगे कि हाँ ये चार्ज पॉसिबल है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके सर। ठीक है, संख्याबद्ध करना चार्ज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि मास के कारण आता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पर हमने जैसे कहा कि मास से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा आ गया कि भाई यहां अगर एक न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका चार्ज क्या होता है? कोई चार्ज ही नहीं होता, इनका कोई चार्ज ही नहीं होता। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक चीज है चार्ज ना होना और एक है न्यूट्रल होना। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल नहीं होते, न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज ही नहीं होता। और प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, 1.6 वो हमने देखा, और पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब सभी के पास मासेस हैं। न्यूट्रॉन के पास मास है, प्रोटॉन के पास मास है। मास के कारण दोनों न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मास के कारण न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल करेंगे, ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल की, हाँ ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो इस केस में न्यूट्रॉन वगैरह तो कोई फोर्स ही एक्सर्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। और न्यूट्रॉन के पास बेटा चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है, तो वो तो अट्रैक्ट या रिपेल कुछ कर ही नहीं सकता। यस सर। न्यूट्रॉन कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्शन होगा। आप देखिए लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है नहीं तो वो तो कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्टिव और इसके कारण रिपल्सिव। अब मैंने कहा कि रिपल्सिव फोर्स मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स से। अब भी जो न्यूक्लियस होता है स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये बड़ा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से, तब भी न्यूक्लियस स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? भाई ये माना जा सकता था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होता है, चलिए तब तो ठीक है, रिपल्शन जो हो रहा है प्रोटॉन्स का उससे ज्यादा वहां पे ये मिल रहा है। होशंगाबाद सेंटर कह रहे हैं
कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। बेटा वही सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आप पढ़ेंगे। जब मैं आपको कूलम्स लॉ बताऊंगा, हमेशा वही रहे। वो कारण नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज है ये 10 की पावर -15 मीटर से कम होता है। याद रखेंगे, 10 की पावर -15 मीटर से कम होता है। और ऐसे शॉर्ट रेंज में इतने कम सेपरेशन पर एक और फोर्स लगता है, बिल्कुल सही छिंदवाड़ा सेंटर, एक और फोर्स लगता है जिसको न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये स्ट्रॉन्गर हैं, हालांकि ये जनरली वीक फोर्सेस हैं, लेकिन 10 की पावर -15 मीटर के से भी कम सेपरेशन पर, कम अंतर पर ये फोर्सेस डोमिनेट करते हैं इसको। और न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इसी के कारण न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डोमिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बड़ा होता है या इफेक्टिव होता है, ये वैल्यू 10 की पावर -15 मीटर से ज्यादा सेपरेशन के लिए वैलिड है। तो आप ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इज इफेक्टिव फॉर सेपरेशन। पार्टिकल्स के बीच में जो अंतर है, न्यूमन सेंटर ध्यान से आप मेरी वर्ड्स को सुनेंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मैं जो हिंदी में बोल रहा हूं वो भी आप ध्यान से सुनते जाएंगे। पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है, अंतर है, यदि वो 10 की पावर -15 मीटर से बड़ा हुआ, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होते, मतलब इफेक्टिव होते हैं। फॉर सेपरेशन लेस देन 10 की पावर -15 मीटर, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, ये डोमिनेट करते हैं। तो इसी के कारण न्यूक्लियस स्टेबल अवस्था में पाया जाता है। सर अगर तो 10 की पावर -15 दे, बेटा 10 की पावर -15 ऐसे ही बहुत छोटा है। आप मतलब आप बिल्कुल ट्रांजिशन की बात करेंगे कि वहां क्या होगा, 10 की पावर -15 पे ही क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ऐसे छोटे 10 की पावर -15 मीटर, ये बहुत छोटा डिस्टेंस हो। आप सोच के देखिए, -15 बहुत ही ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू हो गया, इतना छोटा है। उस रेंज में अब 10 की पावर -15 या 2 इंटू 10 की पावर -15 या 3 इंटू 10 की पावर -15, ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। तो थोड़ा सा 19-20 हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शॉर्ट रेंज के अगर हैं तो न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और बड़े डिस्टेंसेस के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये डोमिनेट करने लगता है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से जहां तक बात है, इससे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप एक सिस्टम मान लेते हैं, उस पर का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। अब हम कंजर्व की जब बात करते हैं, इसका मतलब हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कंजर्व्ड होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज भी कंजर्व्ड होगा। अब यहां पर मन में एक ख्याल आता है कि एक प्रोसेस है जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, पहले 8वीं 9वीं में फिजिक्स में बताया जाता है, इंडक्शन। इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट भी हम करते हैं। जैसे अब एक कंघी को या जो स्केल होता है नॉर्मल प्लास्टिक के स्केल्स, इनको अगर आप अपने सर पर रगड़ें या स्किन पर रगड़ें तो आप देखते हैं कि वो कुछ पेपर्स को अट्रैक्ट करते हैं, पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं।
यस सर। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, मतलब चार्जेस इंड्यूस हुए, इसमें चार्जेस हमने इंड्यूस किया बॉडी में। अब यहां है कि इंड्यूस हुआ चार्ज, तो इसका मतलब ये तो इस रूल को वायलेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूस कैसे होता है, अगर एक न्यूट्रल बॉडी है उसके सामने आप अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाते हैं, अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी है उसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाते हैं, तो होता क्या है, इंडक्शन के कारण ये चूंकि न्यूट्रल है, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हैं, इसे हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। यानी कि सारे एटम्स के फॉर्म में ही आप देखें, अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसके नेगेटिव चार्जेस को, यानी कि नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये होगा, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आ गए, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चले गए। अब यहां पर टोटल चार्ज की अगर आप बात करें, अभी भी ये आइसोलेटेड है, ये अभी बॉडी आइसोलेटेड ही है, इसको हमने कहीं दूसरे बॉडी से टच नहीं करवाया है। अगर ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब हुआ कि यहां अगर टोटल चार्ज माइनस क्यू है तो यहां पर टोटल चार्ज प्लस क्यू ही होगा, और इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपको टोटल चार्ज कितना मिलेगा, 0। और पहले भी कितना था, पहले भी ये बॉडी तो अनचार्ज ही था, तो पहले भी इस पर चार्ज 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज 0 हुआ, बाद में भी टोटल चार्ज जो हुआ वो 0 हुआ। हां, अगर हम इसे आइसोलेट ना करें, अगर हम इसको आइसोलेट ना करके, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है ग्राउंड करना, अर्थ करना। अर्थ करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको जमीन से कनेक्ट कर देते हैं, ये ग्राउंड करने का मतलब हुआ जमीन से एक तार से आपने जोड़ दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अलग दूसरे छोर में जो चले गए थे ये सारे जमीन में चले जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस यहां से चले गए, मतलब इसके पास सिर्फ कैसा चार्जेस बचा, नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज बचा। अब क्या ये कंजर्व्ड है, अब ये कंजर्व नहीं है। नो सर। क्यों कंजर्व नहीं है, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था और अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया है। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया है, इसका मतलब है इसमें चार्ज कंजर्व नहीं हुआ। तो सिंपल कारण ये भी है कि ये आइसोलेटेड रहा ही नहीं। जैसे आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, कुछ चार्जेस ट्रांसफर हो गए, कुछ चार्जेस ट्रांसफर हो गए, और जिस कारण से इसका चार्ज का वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। आइसोलेटेड जब तक रहता है कोई भी सिस्टम, तब तक उसमें टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है। थैंक यू सर। ठीक है, भिन्न सेंटर ने पूछा है कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है। बेटा कंजर्व्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे हम कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, मतलब जितना पहले था बाद में भी उतना होना चाहिए, जितना चार्ज पहले था बाद में भी चार्ज उतना ही होना चाहिए। अब इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब बॉडी को चार्ज करना, दूसरे चार्ज बॉडी को उसके पास लाकर, बट विदाउट कांटेक्ट। बॉडी को चार्ज करना लेकिन दूसरे चार्ज बॉडी को उसके पास लाकर बिना कांटेक्ट के। इसको ऐसे समझिए, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, यानी कि इसमें सारे एटम्स जो हैं सभी एटम्स न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल बॉडी का साफ साफ मतलब क्या हुआ, इसके सारे एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं। अब हम जानते हैं, ये सब चीजें हम जान चुके हैं कि चार्जेस का जो लेन देन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी भी एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अगर हम किसी प्रकार से बाहर ले आए तो
एटम जो है वो आयन में तब्दील हो जाता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में जाकर बैठ जाते हैं तो वो एटम नेगेटिव आयन बन जाता है, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इस कारण से प्लस माइनस चार्जेस आते हैं। अब न्यूट्रल बॉडी मतलब इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। मान लिया प्लस क्यू पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव माइनस क्यू चार्जेस है। अब यहां पर हमने क्या किया, इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड, इसके पास में साउंड इज नॉट क्लियर। अब यहां न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर अमाउंट में है, यानी सारे सिर्फ एटम्स ही हैं। जब एक आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लेकर आए, दोनों को पास में लेके आए, तो क्या हुआ, इससे हो क्या गया, ये सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे तो वो इसकी तरफ आएंगे। तो ये बॉडी में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस एक जगह आकर जमा होना शुरू हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। किस साइड में नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे, जो एंड नजदीक है इस रॉड के, वहां नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। और हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्जेस का इस तरफ होने का मतलब हुआ कि दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाना। अब ये जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, इन्हीं चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, मतलब अगर ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, माइनस क्यू और प्लस क्यू इस अमाउंट में ये रहेंगे। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये आइसोलेटेड है, ये जो बॉडी है ये अभी भी आइसोलेटेड है। हमने इसको अलग से बाहर से कोई चार्ज दिया नहीं है, ना ही इसने बाहर किसी को चार्ज दिया है। इसके पास जितना चार्ज शुरू में था अभी भी उतना ही है, टोटल 0 हो रहा है। अब इसको अगर आइसोलेटेड ना बनाकर अगर हम इसे एक चार्ज बॉडी बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इस स्टेप के बाद इस रॉड को एज इट इज रखा। ये रॉड क्या काम कर रहा है, इसके नेगेटिव चार्जेस को अपने से जोड़े हुए है, इसको जकड़े हुए है एक फोर्स के द्वारा, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा इनको जकड़ा हुआ है। अब हमने यहां दूसरे एंड पर जो पॉजिटिव साइड था इसको अर्थ कर दिया। ये क्या है, ये एक तार है और ये जमीन है। अब जमीन जो है एक विशाल एक समंदर की तरह होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस असंख्य होते हैं, मतलब आप उसको गिन नहीं पाते हैं। जब आप इसको जमीन से जोड़ते हैं, जमीन क्या करेगा, यहां क्या पॉजिटिव चार्जेस जमीन में फ्लो होंगे, वास्तव में क्या होगा बताइए। जब आपने इसको ज्वाइन किया तो ये क्या करेगा, चार्जेस जो अपीयर होते हैं हम जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होते हैं। जब आपने इसको, इस बॉडी को एक तार से जमीन से जोड़ दिया तो क्या होगा, जमीन से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वहां से लेंगे वो। हाँ, नेगेटिव चार्ज या क्या होता है, देखिए यहां पे सही है, भिंड ने भी सही कहा है और होशंगाबाद ने भी। नेगेटिव चार्जेस हम जो नेगेटिव पॉजिटिव सबका सोल कारण क्या है, सोल कारण को पकड़िए, सोल कारण है इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड से जमीन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे। तो यहां जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, फ्लो करके पॉजिटिव चार्जेस को
न्यूट्रल कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करके पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देंगे। अब सवाल ये है कि भाई पॉजिटिव ही क्यों जमीन पे गए, वो जो नेगेटिव वाले चार्जेस है वो क्यों नहीं गए? इंड्यूस चार्ज तो ये भी है, ये भी इंड्यूस्ड हुआ था, ये भी इंड्यूस्ड हुआ था, तो ये क्यों नहीं गए? इसका कारण ये है कि ये जो चार्जेस हैं ये वाले हेल्ड बाय अट्रैक्शन ड्यू टू रॉड। अब ये रॉड का जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, ये इसके द्वारा जकड़े हुए हैं, इसीलिए ये अर्थ में नहीं चले गए, ये रहे बॉडी पर एज इट इज, और ये सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो खत्म हो गए। अब फाइनली क्या हो गया? जब फाइनली हम इस बॉडी को देखेंगे ये ऐसा हो गया। अब हमने अर्थ को रिमूव, अर्थिंग हटा दी। अब अगर रॉड को और अर्थिंग को दोनों को ही हम हटा दें तो क्या होगा? अर्थिंग हटा दिया और रॉड को हटा दिया, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। ठीक से सोचिए, इतना सा काम कर दिया, अभी तक अर्थिंग किया तो अर्थिंग के कारण क्या हुआ? ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्या ऐसा करने पर अब जो चार्जेस बचे क्या ये अब आइसोलेटेड रहा? क्या ये आइसोलेटेड हुआ? जब आपने इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने से पहले तक ये आइसोलेटेड था, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों बैलेंस हो रहे थे। आपने जब इसको अर्थ किया तो ये चार्जेस न्यूट्रलाइज तो इसी से हो गए, ये पॉजिटिव वाले इससे न्यूट्रलाइज हो गए, तो इसके पास तो एक्सेस चार्ज बचा ना, ये तो एक्सेस चार्ज बचा। अब क्या होगा? अब आपने बॉडी को भी हटा दिया, वो जो पॉजिटिव रॉड था, और ये भी हटा दिया, बिल्कुल सही। अब इंड्यूस्ड नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस्ड होगा नहीं। जब आपने रॉड को हटाया, इंडक्शन कब होता है? इंडक्शन होता है जब बॉडी इसको पास ले आता है। अब आपने इसको भगा दिया, अब ये हटा दिया, जैसे ही हटा दिया और इस अर्थिंग को भी हटा दिया, अब ये जो नेगेटिव चार्जेस जो यहां पे जमा थे सिर्फ इस जगह पे, अब ये क्या करेंगे? इनके पास तो अब पूरा बॉडी बचा हुआ है, अब तो पूरा बॉडी है, अब ये पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी इस पूरे बॉडी पर ये फैल जाएंगे, पूरे में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये ऐसे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये बॉडी जो है दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये तरीका होता है एक बॉडी को चार्ज करना इंडक्शन के द्वारा। हमने क्या किया, ध्यान से सुन लीजिए। हमने सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी जिसमें कि टोटल चार्ज 0 था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसके पास में हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रखा, सटाया नहीं। इस इंडक्शन की खास बात यह है कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आइसोलेटेड है। अभी न्यूट्रल बॉडी है, शुरू में भी आइसोलेटेड रखा था, मतलब कहीं से चार्ज ले नहीं रहा है, कहीं किसी को दे नहीं रहा है। जब पास लाए इस तरह से चार्जेस इंड्यूस हुए तब भी हमने देखा कि यदि यहां माइनस क्यू है तो यहां प्लस क्यू होगा, ये हम कह सकते हैं। अभी तक ये है, लेकिन अगर हम यहां इसे ग्राउंड कर दे, ग्राउंड करने से क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण जकड़े हुए हैं, जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं ये दूर में है, इन पर इसके कारण फोर्स कम लग रहा है। अब आप ये भी सोचेंगे कि सर आपने कहा कि ये इससे जकड़े हुए, जकड़े तो ये भी होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये इस पर भी फोर्स लगाएगा, लेकिन ये दोनों में जो फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स होगा रिपल्सिव, मतलब और दूर ही भेजेगा, और साथ साथ दूरी भी काफी ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है, तो ये फोर्स वीक भी होगा। तो पृथ्वी इसको आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो इन सारे पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस को पृथ्वी आसानी से न्यूट्रलाइज करेगी। कैसे करेगी? गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस चुपचाप इस तार को पकड़कर जमीन में जाकर सो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। चार्जेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है, तो जमीन से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यदि यहां पर नेगेटिव वाले होते
तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव वाले फ्लो करते हैं जमीन पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बॉडी से जमीन पर होगा। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जमीन से बॉडी की तरफ होता है, याद रखें। अब इधर वाले न्यूट्रलाइज हो गए, इधर वाले अभी भी बचे हुए हैं। अब बचे हुए हैं तो अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा, आइसोलेटेड नहीं रहा क्योंकि ये देखा था माइनस क्यू प्लस क्यू टोटल सम जीरो था, लेकिन यहाँ पे टोटल सम अब जीरो नहीं हो रहा है। अब मुझे इस बॉडी को टोटल नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो क्या करूंगा मैं? अब अर्थ को हटा दिया, काम खत्म। बॉडी को, इस रॉड को भी दूर ले गए, रॉड को दूर ले गए, तो ये जो नेगेटिव चार्जेस अलग से बच गए, अब इनके पास पूरा का पूरा बॉडी है जिसमें जाकर ये फैल सकते हैं। तो चार्जेस पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बराबर वे में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अरे इंड्यूस्ड चार्ज का मीनिंग? इंड्यूस्ड मतलब हुआ कि हमने ये चार्ज, मतलब इस पर जो अपीयर करवाया, इसके अंदर हमने जबरदस्ती अपीयर करवाया, तो इसीलिए इसको इंड्यूस किया जाता है। ये अपीयर होना, ये जो वर्ड है अपीयर होना, यही है इंड्यूस्ड। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मास और चार्ज यदि दोनों की बात करें, मास और चार्ज दोनों की बात करें, तो बॉडी में मास हमेशा होगा। अगर बॉडी में पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स जहां पर हैं वहां पर मास जरूर होगा, भले ही चार्ज ना हो। मतलब चार्ज बॉडी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने देखा एक स्पेसिफिक पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास है, तो उस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऑलवेज हैज मास, उसमें हमेशा मास होता है। यहां इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी न्यूट्रल था और बाद में वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, या फिर नेगेटिवली चार्ज बन गया, एक न्यूट्रल बॉडी शुरू में, फाइनली वो पॉजिटिव या नेगेटिव बन गया, तो क्या होगा? कौन सा भारी होगा? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज बॉडी भारी होगा। भिंड सेंटर ने कहा है कांट से, बेटा देखिए मैंने अभी कहा कि बॉडी में चार्ज हो ना हो, मास हमेशा होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, मास भी तो होगा। तो अगर न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव बन गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया, इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, तो ये मास भी लूज करेगा, तो ये लाइटर हो गया, हल्का हो गया। जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुआ, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मास गेन करेगा। अब जैसे दो बॉडीज को आपस में आप रगड़ते हैं, दो बॉडीज को रगड़ते हैं अगर हैं, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ उसका मास घट गया, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और वो कहां चले गए? नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर चले गए। तो मास गेन करेगा, तो ये ज्यादा भारी होगा। सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में स्फीयर कंसीडर किया है? सर स्फीयर नहीं, कोई भी बॉडी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ स्फीयर ही हो। जनरली हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, मतलब एक, हाँ ठीक है सर, कोई भी बॉडी हो सर। सर
जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को उस बॉडी के पास लाया गया, हाँ हाँ, तो तब वो चार्ज सेपरेशन हो गया सर। सर चार्ज फॉर्मेशन तभी होता है सर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हाँ ठीक है। सर जब इस चार्ज सेपरेशन में सर जो पॉजिटिव साइड है सर, वहां से निगेटिव साइड को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं बेटा, बेसिकली क्या हो रहा है, बॉडी की बात अगर करें, बॉडी में सिर्फ न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एटम्स हैं उसमें, ठीक है। अब एटम्स सभी जगह हैं। अब जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाते हैं, उसके सामने हर एक एटम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा। अब एटम तब तक न्यूट्रल है जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट को छोड़कर बाहर नहीं निकल जाएं। हम जानते हैं कि एक एटम को अगर हमें आयोनाइज करना हो, मतलब उसको आयन में तब्दील करना है, तो कम से कम एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी होती है, ठीक है। अगर हम उतना एनर्जी दे दें तो ये उसके ऑर्बिट को छोड़ के आयन बन जाता है, ये आप जानते हैं। यस सर। अब ये एनर्जी उसे कहां से मिलेगी, ये रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगाएगा जिसका नेचर अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने बाहरी ऑर्बिट को छोड़कर निकल जाएंगे बाहर। अब जैसे ही ये बाहर को छोड़कर निकल गए, ये जो एटम्स थे ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे। अब जितने एटम्स थे उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इधर अट्रैक्ट होते गए और पॉजिटिव आयंस तब क्या होते जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। कहेंगे कि नहीं? यस सर। तो ये जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं वो वास्तव में क्या है, एक जगह नेगेटिव मतलब जो साइड है वो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयंस, और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयंस। तो ये आयंस में तब्दील हो जा रहे हैं। आया समझ में? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। और अब जब आप ग्राउंड करते हैं, अब मान लिया जैसे यहां पर, जैसे इस केस में मैं बता रहा था ये नेगेटिव आयंस है, ये आयंस है, मतलब आयंस का मतलब है एटम के फॉर्म में, यानी यहां भी न्यूक्लियस है लेकिन इनका ऑर्बिट, नेगेटिव का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया है, तो इसीलिए अभी ये नेगेटिव आयन बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस केस में, इधर वाले साइड में। अब इस आयन को मुझे वापस से एटम में तब्दील करना है, उसके लिए क्या करना होगा, मैंने जमीन से इसे लगाया। जब आप इसको जमीन से लगाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा किससे अट्रैक्ट होगा, ये इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा या इस जमीन से अट्रैक्ट होगा, जिसके पास असंख्य पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। किससे अट्रैक्ट होगा, जमीन से, ग्राउंड से। तो ये बेचारा क्या करेगा, चुपचाप इसको छोड़कर, इस एटम को छोड़कर जमीन पर चला जाएगा। जैसे ही ये जमीन पर चला गया, ये एटम मतलब ये जो आयन बना हुआ था ये दोबारा से एटम बन जाएगा। यस सर। और वो एटम जानते हैं कि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए हम इस वाले साइड को न्यूट्रल बना देते हैं, ये कहते हैं यहां कुछ है ही नहीं। अब चलिए, आज अभी आपकी नेक्स्ट क्लास, केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने वाली है। इस पर फर्दर डिस्कशन और जो फोर्स है कूलम्स लॉ के हिसाब से, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपने अपने